वन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम चैप्टर 1 से ज्योग्राफी के सारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस को कवर करेंगे, क्योंकि वो एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली हमारे सीयूईटी में आ जाते हैं और आ चुके हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट डिस्क्राइब ज्योग्राफी। तो इनमें से कौन सा गिवन सेंटेंस ज्योग्राफी को डिस्क्राइब नहीं करता है। ठीक है, आपको नॉट इस वर्ड का क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और आपको ध्यान से वहाँ पर क्वेश्चंस को पढ़ना है। ठीक है, सो ज्योग्राफी इज़ एन इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन, ये एकदम सही बात है। स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन्स एंड एनवायरमेंट, ये भी एकदम सही बात है। ज्योग्राफी इज़ सब्जेक्टेड टू डुअलिज्म, ये भी ठीक बात है, ये हमने पेज नंबर 1 में पढ़ा था। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा आंसर, बिकॉज इट इज़ नॉट रेलिवेंट इन द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसी तो कोई भी बात नहीं है कि हम ज्योग्राफी को टेक्नोलॉजी के डेवलप होने की वजह से पढ़ते ही नहीं है, तो ये चीज़ बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। तो ट्रैवलर्स अकाउंट हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ओल्ड मैप्स, पुराने मैप्स हम अगर पढ़ें तो भी हमें पता चलता है ज्योग्राफी के बारे में। एंशिएंट एपिक्स, हाँ पुरानी जो किताबें लिखी गई हैं उनसे भी हमें ज्योग्राफी के बारे में पता चलता है। लेकिन सैम्पल्स ऑफ रॉक मटेरियल्स फ्रॉम द मून, मून तो बिल्कुल हमारे अर्थ का पार्ट ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि मून से हमें किसी भी तरीके की ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड एनवायरमेंट। अब लोग इंटरैक्ट कैसे करते हैं अपने इन्वायरमेंट से, किसकी मदद से करते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी की इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा आपने, तो आपको पता होगा कि टेक्नोलॉजी इसका सही आंसर है, बिकॉज ये लाइन हमारे बुक में ही दी हुई है। देन वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच इन द ह्यूमन ज्योग्राफी। अब हमें पता करना है उस टेबल में से कि इनमें से कौन सा अप्रोच नहीं है, हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी का अप्रोच नहीं है। ठीक है, नॉट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एरियल डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन हमने ये भी पढ़ा है। क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन ये तो हमने नहीं पढ़ा कहीं भी। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन तो हमारा फर्स्ट अप्रोच है। तो हमने क्या देखा कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन हमारा फर्स्ट वाला अप्रोच है। ठीक है, एरियल डिफरेंशिएशन सेकंड है और स्पेशल फोर्थ है। ठीक है, सॉरी थर्ड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, आंसर क्या हो गया हमारा, सी हो गया। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 पे, विच इज़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो अब हम इसकी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। चूज़ द राइट आंसर फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, कोई एक आंसर चुनना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज़ द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इनमें से कौन से कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है, तो अफ्रीका नहीं, रॉन्ग आंसर। साउथ अमेरिका नहीं, नॉर्थ अमेरिका नहीं, सही आंसर क्या है हमारा, एशिया। अगर आपको ये आंसर नहीं भी पता है तो भी आप ऐसे सोच सकते हो कि एशिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो बाकी 3 कॉन्टिनेंट से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एशिया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ स्पार्स पॉपुलेशन। स्पार्स पॉपुलेशन से हमारा क्या मतलब है, स्पार्स मतलब दूर दूर। कौन सा एरिया इसमें से ऐसा है जहाँ पर क्लस्टर पॉपुलेशन नहीं पाई जाती है, पाई जाती है। तो इसका उल्टा हमें बताना है, स्पार्स पॉपुलेशन हमें कहाँ मिलती है, साउथ ईस्ट एशिया इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, द अटाकामा और इक्वेटोरियल रीजन और पोलर रीजन्स में कैसी होती है, स्पार्स पॉपुलेशन होती है, यहाँ लोग कम रहते हैं, इस वजह से यहाँ पर स्पार्स पॉपुलेशन होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट एशिया। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर। हमने पुश एंड पुल फैक्टर पढ़े हैं, देख लेते हैं कौन सा पुश फैक्टर नहीं है। वाटर शॉर्टेज, अगर पानी की कमी होगी तो हम वहाँ से दूर भागेंगे, तो ये एक पुश फैक्टर है। अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर हमें एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलेगी उस जगह पर जहाँ पर हम रहते हैं, तो ये भी क्या है, एक पुश फैक्टर है। एपिडेमिक्स, मतलब अगर बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं तो भी हम उस जगह में रहना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ सही हैं, अच्छी हैं, तो हम वहाँ पर रहना चाहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक पुश फैक्टर नहीं है, ये क्या है, एक पुल फैक्टर। देन वी हैव आवर फोर्थ क्वेश्चन विच इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट। इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारे सीयूईटी के 2023 में आया था। देन वी हैव ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज्ड मोर देन 10 टाइम्स ड्यूरिंग द पास्ट 500 ईयर्स। तो ये बात तो एकदम सही है। इट टुक 100 ईयर्स फॉर द पॉपुलेशन टू राइज फ्रॉम द 5 बिलियन टू 6 बिलियन। ये बात एकदम गलत है। पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाई इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये भी हमने पढ़ा है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी आंसर क्यों होगा, क्योंकि 100 ईयर्स नहीं, केवल 12 ईयर्स लगे थे 5 बिलियन से 6 बिलियन पॉपुलेशन पहुंचने में। फिर हम आ जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 पे, विच इज़ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। इसका पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कॉज्ड द सेक्स रेशियो ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिराट्स टू बी लो।
यूनाइटेड अरब अमीरात की सेक्स रेशियो लो क्यों है? बिकॉज ऑफ द सेलेक्टिव माइग्रेशन ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन, हाई बर्थ रेट ऑफ मेल्स, लो बर्थ रेट ऑफ फीमेल्स, या हाई आउट माइग्रेशन ऑफ फीमेल्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नंबर ए, विच इज सेलेक्टिव माइग्रेशन ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट्स द वर्किंग एज ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन। ये भी क्वेश्चन हमारे 2023 के ज्योग्राफी के पेपर में आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमने पढ़ा है 15 to 59 ईयर्स इसका आंसर होगा। ये हमने बुक में पढ़ा है, हमें बाकी ऑप्शंस को समझने की जरूरत नहीं है, हमें सही आंसर को ढूंढ लेना है। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड। ये भी अगर आप देखिए तो डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे चैप्टर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाटविया, विच हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड। लोएस्ट किसका है? कतर का है। किसका है? किसका है? कतर का है। ठीक है, लोएस्ट है। फिर हम आ जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 पे, विच इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या होता है? हमने पढ़ा है डेवलपमेंट इज अ पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। किसी भी चीज़ की क्वालिटी में जब पॉजिटिव चेंज होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। और फिर हमने बाकी सारी चीज़ें पढ़ी है, तो अगर हम बाकी के ऑप्शंस देखें तो ये रेलिवेंट बिल्कुल भी नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? हमारे डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन ये भी CUET में आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। फिर हम आ जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 पे, विच इज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो इसका पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। इनमें से कौन सा प्लांटेशन क्रॉप नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कॉफ़ी, हमने फजेंडास पढ़े हैं, प्लांटेशन क्रॉप होती है। शुगर केन हमने पढ़ा है, प्लांटेशन, शुगर केन प्लांटेशन होता है। रबर प्लांटेशन होता है, लेकिन कभी भी वीड प्लांटेशन नहीं होता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज which one of the following countries cooperative farming was the most successful experiment। तो इनमें से कौन सी कंट्रीज में कोऑपरेटिव फार्मिंग जो थी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल थी? तो ये भी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द NCERT। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, विच इज़ डेनमार्क। देन वी हैव द ग्रोइंग ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। फ्लावर अगर हम किसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में ग्रो करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? क्या हम उसे ट्रक फार्मिंग कहेंगे? नहीं, इसमें तो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। फैक्ट्री फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग? नहीं, सीधा सीधा इसका आंसर है हमारा क्या? फ्लोरिकल्चर, नंबर डी। सो ये भी आई गेस क्वेश्चन आया था 2023 में CUET में। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कल्टिवेशन वाज डेवलप्ड बाय द यूरोपियन कोलोनिस्ट। तो कोलकोज नहीं, विटिकल्चर नहीं, मिक्स्ड फार्मिंग नहीं, प्लांटेशन इसका एकदम सही आंसर है। डी इज द करेक्ट आंसर। देन वी हैव इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज द एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग नॉट प्रैक्टिस्ड। तो एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन किसमें हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं? अमेरिकन कैनेडियन पेरीज इसमें हम करते हैं, पाम्पास ऑफ अर्जेंटीना में करते हैं, यूरोपियन स्टेपीज में करते हैं। ये हमने तीनों नाम एक साथ ही पढ़े हैं। लेकिन अमेजॉन बेसिन, यहाँ पर हम एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। देन वी हैव इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इज द फार्मिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, अगर आपको ये जैसे 4 ऑप्शंस दिए हुए हमारे कौन कौन से दिए, एक बार पढ़ लेते हैं। मार्केट गार्डनिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो अगर आपको इसमें क्वेश्चन दिया हो ऐसे कि मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, मार्केट गार्डनिंग, प्लांटेशन और विटिकल्चर, तो हम विटिकल्चर को कभी भी टिक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि विटिकल्चर केवल ग्रेप्स के लिए होता है और यहाँ पर सिट्रस फ्रूट्स की बात करी जा रही है। जब हम सिट्रस फ्रूट्स की बात करेंगे तो हम किसको टिक कर देंगे? मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर को टिक कर देंगे। ठीक है, अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था ऊपर, विच इज कोलकोज। तो कोलकोज क्या होता है हमारा? इसको हम क्या कहते हैं? अगर आपको पता हो तो आप इसको गेस करिए, कमेंट में लिखिए वीडियो स्टॉप करके। इसको हम कहते हैं कलेक्टिव फार्मिंग। क्या कहते हैं? कलेक्टिव फार्मिंग। ये कलेक्टिव फार्मिंग का दूसरा नाम होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम देख लेते हैं, इन विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर द अमंग्स द फॉलोइंग इज कॉल्ड द स्लैश एंड बर्न। इनमें से कौन से एग्रीकल्चरल को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं? एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर नहीं, गलत बात है, मतलब गलत है। एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग गलत है। मिक्स्ड फार्मिंग फिर गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, विच इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो मोनोकल्चर। इनमें से कौन सा मोनोकल्चर को फॉलो नहीं करता है? मोनोकल्चर मतलब किसी एक प्लांट को उगाना। ठीक है, तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में हम एक प्लांट उगाते हैं, एक प्लांट की काफ़ी बड़ी पैमाने पे हम एग्रीकल्चर करते हैं। कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग भी मोनोकल्चर को फॉलो करता है, डेयरी फार्मिंग भी कर सकता है। ठीक है, देन वी हैव मिक्स्ड फार्मिंग। ये तो नाम से हमें समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्यों? बिकॉज मिक्स्ड फार्मिंग मतलब नो मोनोकल्चर, सीधी सी बात है। मिक्स्ड है मतलब कई सारी चीज़ें हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, विच इज़ मिक्स्ड फार्मिंग। अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 पे, विच इज़ सेकेंडरी एक्टिविटीज़।
सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो चीप वाटर ट्रांसपोर्ट हैज़ फैसिलिटेटेड द जूट मिल इंडस्ट्रीज अलॉन्ग द हुगली, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। शुगर एंड कॉटन टेक्सटाइल वेजिटेबल ऑयल्स आर फुटलूज इंडस्ट्रीज, हमें हमारा आंसर मिल गया है, बी हमारा सही आंसर है। ये बिल्कुल ही गलत बात है। फुटलूज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? जो कहीं भी सेटअप करी जा सकती हैं, लेकिन शुगर को क्या चाहिए? शुगर क्या होती है? वेट लूजिंग हमारी फैक्ट्री होती है, तो उसको क्या चाहिए? इट हैज़ टू बी सेटअप नियर द रॉ मटीरियल। कॉटन को भी, टेक्सटाइल को भी, सॉरी कॉटन टेक्सटाइल को भी और वेजिटेबल ऑयल्स को भी क्या किसी स्पेशल जगह की, स्पेशल लोकेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए ये फुट लूज इंडस्ट्रीज कभी भी नहीं हो सकती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। ये आया था क्वेश्चन हमारे 2023 में। आप देख सकते हो मोस्टली क्वेश्चन हमारे कहाँ से आते हैं? एनसीईआरटी से आते हैं। तो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना खुद से आप करो तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर एक बार सही आंसर पता कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Then we have, in which one of the following types of economy are the factors of production owned individually? तो हम individually कौन से उसमें करते हैं? सोशलिस्ट नहीं, मिक्स्ड नहीं, क्या आंसर हो जाएगा? कैपिटलिस्ट, which is number A. Then which of the following types of industries produce raw materials for the other industries? तो बेसिक इंडस्ट्रीज बाकी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करती हैं, ये भी हमें आंसर पता है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द एनसीईआरटी। ओके, सो ये क्वेश्चन भी हमारा किस में आया है? 2023 सीयूईटी में आया है, पढ़ लेते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? तो कौन सा करेक्टली मैच्ड है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज लॉस एंजलिस, ऑटोमोबाइल बिल्कुल गलत है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री लुसाका, गलत है। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री फ्लोरेंस, ये भी एकदम गलत है। गलत है, नहीं भी पढ़ा है कभी तो भी, क्यों? क्योंकि पढ़ा ही नहीं है कभी, इसलिए गलत है, तीनों गलत है। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, विच इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पिट्सबर्ग, ये हमने पढ़ा है, हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक। फिर हम आ जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 पे, विच इज टेरिशरी एंड क्वाटर्नरी एक्टिविटीज़। इसका पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेरिशरी एक्टिविटी, इनमें से कौन सी एक्टिविटी टेरिशरी एक्टिविटी के अंदर आती है? फार्मिंग नहीं, क्योंकि ये प्राइमरी एक्टिविटी है। वीविंग एंड हंटिंग आर आल्सो प्राइमरी एक्टिविटीज। ट्रेडिंग इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देन वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी एक्टिविटी? आयरन स्मेल्टिंग, मार्केट मेकिंग गारमेंट्स, बास्केट वीविंग या कैचिंग फिश। तो इनमें से सेकेंडरी एक्टिविटी कौन सी नहीं है? कैचिंग फिश, क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक प्राइमरी एक्टिविटी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ये हमारी क्या है? मेगा सिटीज़ हैं, और ये ज़्यादातर क्या प्रोवाइड करती हैं? सर्विस सेक्टर एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करती हैं। देन वी हैव जॉब्स दैट इन्वॉल्व हाई डिग्रीज एंड लेवल ऑफ इनोवेशंस आर कॉल्ड। हाई डिग्री, लेवल ऑफ इनोवेशंस, ये सब कौन सी एक्टिविटीज़ हमारी डिमांड करती हैं? हमारी क्विनरी एक्टिविटीज़। कौन सी? क्योंकि ये एकदम गोल्ड कॉलर वर्कर्स यहाँ पर काम करते हैं। कौन से? गोल्ड कॉलर वर्कर्स। ओके, सो कॉलर वर्कर्स जो होते हैं, कॉलर वर्कर्स की एक लिस्ट बनाने के लिए आपको आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप उसको फिल कर लीजिए, बिकॉज उससे भी क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? चांसेस होते हैं। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज रिलेटेड टू क्वाटर्नरी सेक्टर? प्रिंटिंग बुक्स, पेपर एंड रॉ पल्प, मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स। अच्छा, कंप्यूटर्स देख के कई बच्चे ए सही आंसर लगा देंगे, लेकिन सही आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी टीचिंग यू नीड टू बी नॉलेजेबल। ओके, नॉलेज का इस्तेमाल कहाँ पर होगा? यहाँ पर। लेकिन कंप्यूटर्स देखकर आप नहीं कर सकते, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वर्ड साफ साफ लिखा है, तो ये क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटी है। देन वी हैव द लास्ट क्वेश्चन विच इज विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी बात हमारी सही नहीं है? तो आउटसोर्सिंग रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड इंक्रीजेज एफिशिएंसी, ठीक बात है। At the times, engineering and manufacturing jobs can also be outsourced, ये भी सही बात है। There may be dissatisfaction among job seekers in the countries that outsource the job, ये भी ठीक बात है। BPOs have better business opportunities as compared to KPO, क्या हमने ये कहीं पढ़ा है अपनी बुक में? नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि KPO जो होते हैं, अच्छा इसका फुल फॉर्म ऑफ फटाक से कमेंट कर दीजिए। देखिए मैं बताती हूँ, BPO क्या होता है? बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। KPO क्या होता है हमारा? नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। और हमने बुक में पढ़ा है कि KPOs जो होते हैं हमारे, वो दे आर बेटर देन व्हाट? BPOs। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एकदम गलत हो जाएगा, और हम टिक किस पे कर देंगे? इसी पे कर देंगे, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? सी। फिर हम आ जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 8 पे, विच इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि द ट्रांसकॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे रन्स बिटवीन, स्टुअर्ट हाईवे इस नाम से हमने याद करा था, ये किसकी बात करी जा रही है? ऑस्ट्रेलिया की बात करी जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा? एडमॉन्टन से एंकरेज, वैंकूवर से सेंट जॉन सिटी, चेंगडू से लाशा, रॉन्ग है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ए, विच इज डार्विन टू मेलबोर्न, ठीक है। देन वी हैव विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ रेल नेटवर्क? तो कौन सी कंट्री ऐसी है जिसकी डेंसिटी
रेट नेटवर्क की बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा यूएसए, विच इज़ अगेन द डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। सो बिग ट्रंक रूट कहाँ चलती है, हमें ये चीज़ें रटी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सीयूईटी के परस्पेक्टिव से। ये सारे ही क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा नंबर बी, बिकॉज इन तीनों में से कोई भी और आंसर हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, देन वी हैव द बिग इंच पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट्स वाटर, क्या ट्रांसपोर्ट करती है, मिल्क करती है, वाटर करती है, एलपीजी करती है, एलपीजी होना चाहिए, गलत लिखा है, एलपीजी होना चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों में से कुछ भी नहीं करती है। क्या करती है, पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट करती है हमारी बिग इंच पाइपलाइन। देन वी हैव विच वन ऑफ द पेयर ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज लिंक्ड बाय द चैनल टनल। तो चैनल टनल से क्या कनेक्टेड है हमारा, पेरिस एंड। सो इसका पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट पोर्ट्स आर क्लासिफाइड एज कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स। ये हमारी अभी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज द मैक्सिमम फ्लो ऑफ ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड इनमें से कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा होता है, तो एशिया, क्योंकि एशिया में बहुत सारी कंट्रीज आपस में आ जाती हैं मिलके। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ अमेरिकन नेशन इज़ अ पार्ट ऑफ ओपेक। तो इनमें से कौन सा साउथ अमेरिकन नेशन ओपेक का पार्ट है। तो अगर आपने ध्यान से ट्रेड ब्लॉक्स वाला वो पढ़ा होगा बॉक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, सी। फिर इनमें से कौन से ट्रेड ब्लॉक से इंडिया एसोसिएटेड है, कौन से ट्रेड ब्लॉक से इंडिया एसोसिएटेड है, एशियन या ओपेक नहीं, OECD नहीं, साफ्टा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, साफ्टा। देन वी हैव आवर चैप्टर नंबर 10 विच इज़ ह्यूमन सेटलमेंट्स। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ सेटलमेंट डेवलप्ड अलॉन्ग आइदर साइड ऑफ द रोड्स, रिवर्स और कैनाल्स। तो हमने इसको डायग्राम से समझा था और आपकी बुक में भी डायग्राम बना हुआ है कि अगर ये एक रिवर है और यहाँ पर लोग रहना शुरू कर देते हैं, यहाँ पर लोग रहना शुरू कर देते हैं, तो हम इस सेटलमेंट को क्या कह देते हैं, लीनियर कह देते हैं। क्या कह देते हैं, लीनियर। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डोमिनेट्स इन द रूरल सेटलमेंट। तो रूरल एरियाज़ में कौन सी एक्टिविटीज़ करी जाती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ करी जाती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। देन वी हैव इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज द ओल्डेस्ट वेल डॉक्यूमेंटेड अर्बन सेटलमेंट फाउंड। तो ओल्डेस्ट अर्बन सेटलमेंट आपने इसको अपने हिस्ट्री के बुक में भी पढ़ा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आपको कहीं भी मेसोपोटामिया आंसर सही मिलता है तो वो आंसर गलत है, मेसोपोटामिया आपका आंसर नहीं होगा। क्या आंसर होगा, बी में, बी होगा आपका आंसर, क्योंकि एनसीईआरटी में एकदम गिवन है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, विच इज इंडस वैली। देन हाउ मेनी फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया हैव अटेन्ड द मिलियन स्टेटस इन द बिगिनिंग ऑफ 2006। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 42, विच इज नंबर बी। Then we have the sufficiency in which of the type of resources can help to create the adequate social infrastructure catering to the needs of the large population in the population of the country. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होगी तो जो भी नीड्स होंगी लार्ज पॉपुलेशन की वो क्या करी जा सकती हैं, फुलफिल करी जा सकती हैं। सो यहाँ पर हमारी बुक 1 के ज्योग्राफी के बुक 1 के सारे एक्सरसाइजेस क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। अब बुक नंबर 2 की सारी एक्सरसाइजेस हम सेकेंड वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप दिस वीडियो हेल्प यू एंड हैप्पी लर्निंग।